हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है थैंक यू फॉर अर्गुइंग। इसका मतलब एरिस्टोटल की तरह बनिए, बहस में कभी दोबारा हार का सामना न करना पड़ेगा। इनका लेखक का नाम है जे हेनरिक्स। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। यह किताब थैंक यू फॉर अर्गुइंग, जो कि साल 2013 में पब्लिश हुई थी, हमें भाषण कला यानी कि रिटोरिक के आर्ट के बारे में बताती है। इस समरी में हम जानेंगे कि आखिर रिटोरिक है क्या, पर्सुएशन किस प्रकार वर्क करता है और किस प्रकार आप किसी बहस को रिसर्च और इतिहास के महान वक्ता की थ्योरी के जरिए जीत सकते हैं। यह किताब किसके लिए है? यह किताब उस व्यक्ति के लिए है जो कि अच्छी आर्गुमेंट यानी कि बहस करने में दिलचस्पी रखता है, पॉलिटिशियन या फिर वो कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स पर बहस करता है। यह किताब उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को परसुएट करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, आज के युग में इस बात का कितना महत्व है। जब कभी आप किसी दो इंसान के बीच बहस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला यही ख्याल आता है कि जब दो लोग बहस कर रहे होते हैं तो आमतौर पर वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन बहस का मतलब सिर्फ वर्बल अटैक नहीं होता। बहस एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है जिसके ज़रिए दो या उससे अधिक लोग एक कॉमन कंक्लूजन तक पहुंच सके। हालांकि बहस कभी कभी पैशनेट हो सकती है और बहस के दौरान गर्मा गर्मी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहस को हमेशा नफ़रत और द्वेष के साथ जोड़ा जाए। जब बहस को आप अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक टेक्निक की तरह होती है जिसको पढ़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। उस टेक्निक को सीखकर न सिर्फ बहस और मज़ेदार हो सकती है, बल्कि इससे आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो कि बहस करने में सक्षम भी होंगे, और यही सब हम इन लेसन में पढ़ेंगे। किसी भी इंसान के जीवन में बहस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहस करने से न सिर्फ हमारा व्यक्तित्व इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि हमारे द्वारा लिए जाने वाले फैसले को भी एक प्रॉपर दिशा मिलती है। जब कभी दो लोग एक दूसरे के साथ किसी टॉपिक पर गुस्से में चिल्लाकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग उसे ही बहस करना समझते हैं। और ऐसा हो भी क्यों न, समाज ने आज तक हमें यह सिखाया है कि बहस करने का दूसरा मतलब एक दूसरे से लड़ाई करना या फिर तेज़ आवाज़ में बातें करना ही होता है। लेकिन वाक्पटुता यानी कि बहस करने की कला समाज में मौजूद उन ज़्यादातर लोगों की सोच से भी काफ़ी बढ़कर है। अगर कम शब्दों में कहे तो वक्रपटुता स्किल्स और टेक्निक का वो महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है जो कि बहस करने वाले व्यक्तियों को वो मदद प्रदान करता है जिससे कि वो अपनी विपक्षी को अपनी बात पर राज़ी कर सके। ग्रीस के इतिहास में भी इस बात को सच साबित करने के कई सबूत देखने को मिलते हैं। इतिहास की बात बाद में करेंगे, पहले यह जान लेते हैं कि आज के युग में इस बात का कितना महत्व है। विज्ञापनों से लेकर राजनीतिक भाषणों में, किताब से लेके ब्लॉग्स में, किचन से लेके अदालत में, हमें बहस का अलग अलग प्रकार देखने को मिल जाता है। बहस इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आज के ज़माने में भी वक्रपटुता हमारी सोच के अनुसार ढल रही है और हम इस बात को नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत ही आम धारणा लोगों के बीच में यह बनी हुई है कि बहस हमें लड़ाई की ओर ले जाती है, लेकिन बहस करने का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचा जाए जिसमें बाकी सहमति हो। यानी कि बहस का मुख्य लक्ष्य उसे जीतना नहीं, बल्कि अपनी ऑडियंस को जीतना होता है।
अपनी ऑडियंस को अपनी बात मनवा कर और उनकी सहमति लेकर ही आप किसी बहस को जीता हुआ मान सकते हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर जॉन गोटमैन की एक स्टडी ने इस बात को पूरी तरह साबित भी कर दिया है। एक थेरेपी के दौरान उन्होंने कपल्स को ऑब्जर्व किया। अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि शादीशुदा कपल्स के बीच में भी उतनी ही बहस होती है जितनी कि अनमैरिड कपल्स के बीच में होती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस भी नोटिस किया। उन्होंने देखा कि शादीशुदा कपल्स अपने बीच हुई बहस को समय के साथ सुलझा लेते हैं और अनमैरिड कपल ज़्यादातर उस बहस की वजह से ब्रेकअप कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो शादीशुदा कपल्स ने जो किया उसको बहस कहा जा सकता है, क्योंकि अंत में वो कपल एक रिजल्ट पर पहुंच गया और बहस सुलझ गई। जबकि अनमैरिड कपल ने जो किया उसको बहस नहीं कह सकते, उसको लड़ाई कहा जाएगा, क्योंकि किसी बात पर सहमति होने को बजाय उसकी वजह से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। यानी कि बहस को जीतने के लिए लड़ाई करना या अग्रेसिव होना बहस करने का सही तरीका नहीं है। ऐसा करने से आप किसी सहमति पर नहीं पहुंच सकते। तो फिर आइए जानते हैं कि सबसे बेहतर तरीका क्या है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के अनुसार बहस करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है सिडकशन। सिडकशन यानी कि लालच। अपनी ऑडियंस को लालच देना, उन्हें यह समझाना कि उन्हें भी वही चाहिए जो आपको चाहिए। बहस जीतने का सबसे आसान तरीका है और इसी की मदद से आसानी से सहमति पर पहुंचा जा सकता है। अध्याय नंबर 2। बहस तभी करनी चाहिए जब आपको यह पता हो कि आप क्या साबित करने के लिए बहस कर रहे हैं। बहस करने के पीछे लोगों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह सामने वाले को मजबूर कर दे। अपनी बात मनवाने के लिए बहुत से लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी विपक्षी को हराने के उद्देश्य से उससे बहस करना शुरू करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर बहस का अंत कुछ इस प्रकार हो कि आपका विपक्षी आपकी बात से एग्री ही ना करे, तो फिर बहस करने का क्या फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा तो यही होता कि आप फालतू में बहस करके अपना और सामने वालों का समय बर्बाद ना करते। इस चीज़ से कैसे दूरी बनाई जा सकती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि सिर्फ बहस करने के लिए बहस ना करें। बहस करना तभी फ़ायदेमंद होता है जब उस बहस की वजह से आप वो हासिल कर लें जो आप हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपको अपने दोस्त को कन्विंस करना है किसी काम करने के लिए। तो इस केस में आपका लक्ष्य यह है कि आप अपने दोस्त से वो काम करवाएं। अगर आप बहस करने के बाद भी अपने दोस्त से वो काम करवाने में नाकाम रहे तो बहस करने का क्या फ़ायदा हुआ। यह ज़रूरी नहीं है कि बहस के अंत में जीत उस व्यक्ति की ही हो जो सामने वालों को चुप करा दे। बहस में किसी की जीत तभी होती है जब वो इंसान उस चीज़ को हासिल कर लेता है जिसके लिए उसने बहस शुरू की थी। एक उदाहरण लेकर इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक लो स्पीड जोन में जहाँ पर स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस जगह पर आप 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से आपको एक पुलिस अफसर ने रोक लिया। अब ज़्यादातर लोगों का सबसे पहला रिएक्शन ये रहेगा कि जब पुलिस अफसर उनके पास आएगा तो वो उसके साथ बहस में उलझ जाएंगे। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा उसको पता होगा कि उसे इस सिचुएशन से किसी भी प्रकार से बाहर निकलना है, तो इसलिए वो व्यक्ति अपनी गलती मानकर उसके लिए माफ़ी मांग लेगा। इससे होगा ये कि अफसर को लगेगा कि ड्राइवर ने उसकी अथॉरिटी की इज्जत की और शायद इस वजह से वो आपके ऊपर फ़ाइन लगाने के बजाय आपको समझा कर जाने दे। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखें। हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश न करें। अगर आपकी विपक्षी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे ऐसा करने दें, क्योंकि ऐसा करने से ज़रूरी नहीं है कि वो बहस में आपसे जीत जाए, क्योंकि आपका मकसद है अपना लक्ष्य हासिल करना, न कि किसी को नीचे दिखाना। क्या आपको 2004 में अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जॉन केरी और जॉर्ज वाशिंगटन बुश के बीच की डिबेट याद है? पोल्स का मानना था कि जॉन केरी ने अपने लॉजिक की मदद से
वो डिबेट जीत ली थी। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो जॉर्ज वाशिंगटन बुश प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए। यानी कि बुश का लक्ष्य उनके दिमाग में तय था। उनकी नज़र प्रेसिडेंट के चुनाव पर थी, जबकि केरी के नज़रें बहस में खुद को सुपीरियर साबित करने पर। कोई भी बहस का मुख्य कारण कोई एक टॉपिक होता है, यानी कि बहस सिर्फ उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है और उस टॉपिक के मुख्य मुद्दों का पता लगाकर ही बहस का सही परिणाम मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहस करने से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि बहस करने वाले दोनों व्यक्ति अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रख देते हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक हर बहस का नीचे बताए गए 3 कारणों में से कोई ना कोई एक कारण होता है। सबसे पहला आरोप। किसी चीज़ को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाने से कई बार बहस शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आप बाथरूम इस्तेमाल करने टॉयलेट में गए और वहां आपने देखा कि किसी ने पूरा टॉयलेट पेपर ही इस्तेमाल कर लिया है। अब आप गुस्से में बाहर आके यही बोलेंगे कि आखिर किसने पूरा टॉयलेट पेपर यूज कर लिया। इससे बहस शुरू हो सकती है। दूसरा कारण वैल्यू यानी कि आदर्श। यदि आप किसी के द्वारा बनाए गए और पालन किए जाने वाले आदर्शों पर सवाल उठाएंगे तो तय है कि बहस शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप किसी से पूछ लेते हैं कि क्या डेथ पेनल्टी को लीगल होना चाहिए या नहीं। इस बात पर 2 लोगों की राय अलग अलग हो सकती है और इससे बहस की शुरुआत हो सकती है। तीसरा कारण है एरिस्टोटल के मुताबिक जो है वो है चॉइस यानी कि विकल्प। जब आप किसी इंसान को विकल्प देते हैं तो हो सकता है कि इससे भी बहस की शुरुआत हो जाए। ऐसी परिस्थिति तब पैदा होती है जब आपसे कोई ऐसा सवाल कर ले, जैसे कि क्या चीन में रिलोकेट करना सही रहेगा। लेकिन सोचिए कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि बहस के कारण को पहचाना जाए। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बहस का मुख्य कारण ही पता नहीं होगा तो आप कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक उदाहरण लेके इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक पति पत्नी साथ में घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। पत्नी का मन बुक पढ़ने का हो रहा है और पति की इच्छा है कि वो अपनी पसंदीदा बैंड रोलिंग स्टोन्स का एस्टोरियो म्यूजिक सुने। अब दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पति तेज़ आवाज़ में गाने सुनने लगेगा तो इससे पत्नी को बुक पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। अब अगर पत्नी अपने पति की हरकतों की वजह से उस पर गुस्सा करने लगे तो अवश्य ही बहस शुरू हो जाएगी। अगर पत्नी कहेगी कि तुम इतनी तेज़ म्यूजिक क्यों सुन रहे हो, तो ये पति के ऊपर आरोप लगाए जाने के कारण बहस हो सकती है। और अगर पत्नी अपने पति से कह दे कि म्यूजिक में तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल ख़राब है, तो बात आ जाएगी वैल्यूज यानी कि आदर्शों पर। और हो सकता है कि धीरे धीरे बहस म्यूजिक और शांति की जगह किसी और बात पर पहुंच जाए। एरिस्टोटल के मुताबिक बहस के 3 कारण हो सकते हैं: आरोप, वैल्यू और चॉइस। तो अगर हम ऊपर वाली उदाहरण को देखकर समझना चाहे तो आरोप तब होगा जब पत्नी अपने पति से कहेगी कि जब तुमको पता था कि मैं पढ़ रही हूँ तभी तुमको जानबूझकर एस्टीरिया म्यूजिक चालू किया। वहीं अगर पति अपनी पत्नी से ये बोले कि तुम रोलिंग स्टोन के म्यूजिक के विपक्ष में इसलिए हो क्योंकि तुमको बिल्ट्स पसंद है, तो ऐसे में बात आ जाएगी वैल्यूज पर। और अगर पत्नी पति से कहने लगे क्या मैं रोलिंग स्टोन का म्यूजिक बंद करके कोई और म्यूजिक चालू कर लूँ, तो बहस के कारण होगा चॉइस। तो बहस के टॉपिक के मुख्य मुद्दे को जानने के साथ ही अगर आप इस बात पर भी फोकस करेंगे कि बहस के दौरान कौन से चीज़ें उपयोगी साबित हो सकती है, तो आप बहस को आसानी से एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। कॉमन टेंस में बात करके भी बहुत सी बहस का सॉल्यूशन मिल सकता है। अध्याय नंबर 3। बहस करने के सबसे खास कला यह है कि आप अपनी ऑडियंस के इमोशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और लॉजिक का यूज करें किसी से अपनी बात मनवाने के लिए। एरिस्टोटल के 3 टूल्स के बारे में क्या आपको पता है? पहला महत्वपूर्ण टूल है लोगो यानी कि बहस के दौरान लॉजिक इस्तेमाल करना। दूसरा टूल है पैथोज यानी कि बहस के दौरान इमोशंस का इस्तेमाल करना। और तीसरा महत्वपूर्ण टूल है इथोस यानी कि
कैरेक्टर का इस्तेमाल करके किसी बहस को अंजाम देना। आइए समझते हैं कि यह टूल किस प्रकार काम करते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल के पहले टूल के बारे में जान लेते हैं, जो है लोगो। इस टूल का इस्तेमाल करके सबसे पहले आप अपनी विपक्षी की किसी बात पर एग्री करते हैं और फिर मौका देखकर उसको एक ऐसा रिप्लाई देते हैं जिसका जवाब उसके पास मौजूद नहीं होता। एक उदाहरण लेके इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त क्रिकेट के बड़े फ़ैन हैं। आपको विराट कोहली पसंद है और आपके दोस्त को सचिन तेंदुलकर। दोनों में कौन बेहतर है, इस बात को लेकर आप दोनों में बहस शुरू हो जाती है। आपके दोस्त का मानना है कि सचिन ने इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत सारे मैच जिताए हैं और वो टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। अब आप अपने दोस्त की इस बात से एग्री कर सकते हैं कि हाँ, सचिन ने भारत को बहुत मैच जितवाए हैं और वो भारत के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है। आपके दोस्त को लगेगा कि आप उसकी बात पे एग्री कर गए हैं, लेकिन तभी आप उसके सामने एक प्रश्न रखिए कि सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद भारत को उनके जैसे प्लेयर की ज़रूरत होगी और कोहली उस कमी को बाखूबी पूरा कर सकते हैं। अब आपका दोस्त आपके इस तर्क का शायद ही कोई उत्तर दे पाए। इससे आप अपने दोस्त से बिना डिसएग्री किए अपनी बात पर उसको राज़ी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरिस्टोटल के दूसरे टूल की, जो कि है पैथोज। पैथोज का ग्रीक में मतलब होगा कि सिंपैथी। इस टूल के ज़रिए आप अपनी ऑडियंस की फीलिंग के साथ मेल बैठाकर उनसे बहस में जीत हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी एक क्लासिक बहस तभी होती है जब आप अपने ओपोनेंट की फीलिंग बदलने में कामयाब हो जाए। फिर से एक क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी और आपके दोस्त की टीम के बीच मैच हुआ और आपके दोस्त की टीम मैच हार गई। अब आपका काम है उसको चीयर अप करना और उसकी फीलिंग्स को बदलना, क्योंकि हार के बाद तय है कि आपका दोस्त काफ़ी लो फील कर रहा होगा। अगर पैथोज टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दोस्त को सांत्वना देने के बजाय उसको चीयर अप करेंगे और उसको समझाएंगे कि हार जीत तो मैच का पार्ट है। इससे उसको अच्छा महसूस होगा। जब आप समझ गए कि एरिस्टोटल के पहले दो टूल किस प्रकार काम करते हैं, तो आइए उनके तीसरे टूल के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी भी बहस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कौन हैं, न कि ये कि आप क्या कर रहे हैं। आपको याद है वो समय जब अब्राहम लिंकन अमेरिका में स्लेवरी यानी कि गुलामी ख़त्म करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लिंकन के आइडिया से ज़्यादा इफ़ेक्टिव उनकी खुद की पर्सनालिटी थी, जिसकी वजह से वो लड़ाई जीतने में सफल रहे। एरिस्टोटल का तीसरा टूल एथोस भी यही कहता है कि अपनी ऑडियंस को अपने कैरेक्टर से जीतने का प्रयास करें, और एरिस्टोटल खुद भी अपने तीसरे टूल को सबसे ज़रूरी टूल मानते हैं। एथोस को पूरी तरह समझने के लिए उसको उसके ओरिजिन को जानना भी ज़रूरी है। एथोस का पेरेंट शब्द है एथिक्स यानी कि हैबिटेट। साधारण शब्दों में समझे तो हैबिटेट का मतलब हुआ कि वो वातावरण जिसमें ही व्यक्ति रहता है। एक एथिकल इंसान होने का मतलब है अपनी ऑडियंस की वैल्यूज़ को शेयर करना, उनके मैनर और टोन को समझना, और जिस प्रकार किसी पजल में एक हिस्सा जुड़ जाने से पजल सॉल्व हो जाता है, उसी प्रकार आप अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ जाए। रोमन ने भी एथोस को एक वर्ड डेकोरम में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। डेकोरम यानी कि किसी भी क्राउन की आवाज़ को ताकत देना। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं फिल्म 8 माइल्स की। यह फिल्म मशहूर रैपर एमिनेम की बायोपिक है, जिसमें एमिनेम के स्टारडम पाने के सफ़र को दिखाया गया है। यह फिल्म हिप हॉप क्लब में ऐसी जगह पर ख़त्म होती है जहां ओरेटर्स यानी कि वक्ता लोग एक दूसरे पर वर्बल अटैक करते हैं, और बिल्कुल इसी समय क्राउन को आश्चर्यचकित करते हुए एमिनेम वाइट थ्रेश बम की तरह ब्लैक क्राउन पर जीत हासिल करते हैं। उनकी जीत की स्ट्रेटजी यह होती है कि वो अपने ओपोनेंट की सीख पर सवाल उठाते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि वो भी एक वेल्थी परिवार से आते हैं और उन्होंने भी प्राइवेट स्कूल में अटेंड किया है।
फिल्म में एमिनेम के कैरेक्टर के लिए तो यह रणनीति एकदम सही साबित हुई। परंतु आप जब भी एरिस्टोटल के तीसरे टूल यानी कि एथोस का प्रयोग करें तो ज़रा सावधान रहें। अपनी ऑडियंस को डेकोरम की मदद से कन्विंस करने का मतलब उनकी नकल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी ऑडियंस के आइडियल को रिप्रेजेंट करें। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे जिसको आपकी ऑडियंस अपना आइडियल मानती है, तो आपके लिए अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक नैतिक राजनेता यानी कि एक एथिकल पॉलिटिशियन किसी जनसभा को एड्रेस करते समय ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश करता है, चाहे उसके साथ वाले कितने भी चीटिंग कर रहे हो, परंतु वह पूरा ईमानदार रहता है। क्योंकि उसे पता होता है कि जनता का आइडियल एक ईमानदार नेता है और ईमानदार बनकर वो जनता को अपने प्रति कन्विंस कर सकता है। अध्याय नंबर 4। एथोस का मतलब यह होता है कि आप अपने कैरेक्टर को अपनी बात मनवाने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करें। अपनी ऑडियंस को जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके सामने एक दमदार कैरेक्टर को पेश करें। आइए हम आपको समझाते हैं कि यह कैसे संभव है। एरिस्टोटल के मुताबिक एथोस के बेस पर जो बहस होती है उसमें 3 बहुत ज़रूरी क्वालिटी है। पहली होती है वर्चू, जिसकी मदद से आप अपनी ऑडियंस की वैल्यू शेयर करके उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप जान लें कि आपकी ऑडियंस किस प्रकार की वैल्यू होल्ड करती है और आप कैसे उसको अपने कैरेक्टर में शामिल कर सकते हैं। एक उदाहरण लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप और आपकी बेटी एक रूम में हैं। आप काफ़ी ध्यान से एक बुक पढ़ रहे हैं और आपकी बेटी टेलर स्विफ्ट का एक नया गाना सुन रही है। लाजमी है कि आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन अगर आप अपनी बेटी से सीधा यह कह देंगे कि म्यूज़िक बंद कर दो, तो ऐसे में उसे बुरा लग सकता है। क्योंकि टीन एज के समय लड़कियों को लगता है कि आज़ादी ही सबसे ज़रूरी है और इसलिए वो काफ़ी जल्दी बात को दिल पर ले लेती है, जिससे बहस हो सकती है। तो आप परिस्थितियों को समझकर अपनी बेटी को चॉइस दे सकते हैं। आप उसे यह कहें कि या तो तुम म्यूज़िक बंद कर दो या फिर हेडफोन का प्रयोग कर लो। इससे होगा कि आप उसकी स्वतंत्रता को फीलिंग में हेर फेर ला देंगे। एथोस के बेस पर होने वाली बहस की दूसरी क्वालिटी होती है प्रैक्टिकल विजडम। इसका मतलब यह होता है कि आपको उस इंसान की तरह नज़र आना है जिसको पता है कि किस समय पर क्या करना है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं जिम्मी कार्टर की। जिम्मी कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हालांकि दूसरा कार्यकाल पाने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी थी। प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाले लोग किताबी नॉलेज रखने लोगों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस शो करना इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कभी किसी युद्ध के बारे में बताते वक्त अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट हासिल करने के लिए खुद को एक वेटरन के रूप में शो करता है, यानी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। लेकिन वास्तव में इस एक्सपीरियंस का मतलब युद्ध को एकेडमिक रूप से जानने से कहीं ज़्यादा होता है। एथोस की तीसरी क्वालिटी होती है सेल्फलेसनेस, यानी कि निस्वार्थता। इसका मतलब यह होता है कि अपनी ऑडियंस को यह दिखाने की आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा दिमाग पर यकीन है। इस क्वालिटी को शो करने के लिए आप एक एग्रीमेंट पर पहुंच सकते हैं जो कि आपको पसंद न हो, लेकिन वास्तव में वो ही सच हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जहां आप काम करते हैं वहां आपको एक प्रोजेक्ट मिला। अब आप निस्वार्थ यानी कि सेल्फलेसनेस शो करने के लिए अपने बॉस से कह सकते हैं कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट न भी मिले तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और आप इसको पूरा करने के लिए दिल से काम करेंगे। अध्याय नंबर 5। अपने विपक्षी की कमियों को पहचान कर उनका इस्तेमाल करना सीखें। क्या कभी आपको किसी घटिया सेल्समैन ने कन्विंस किया है? वैसे वो कुछ सबसे खराब ट्रैप पर भरोसा करते हैं। ऐसे 2 सबसे कॉमन ट्रैप है, घटिया लॉजिक और गलत कंपैरिजन। छोटे बच्चों को यह ट्रैप इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद आता है। छोटे बच्चे कभी कभी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए
ऐसे ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन लाइन है कि लेकिन दूसरे सारे बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन इसके जवाब में आप वो ना करें जो लगभग सारे पेरेंट्स करते हैं। मतलब आप घटिया लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। आप अपने बच्चों को गलत साबित करने के लिए या कभी ना पूछें कि अगर सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगे क्या। एक और स्ट्रेटजी जिसका लोग यूज करते हैं वो है अपने ओपोनेंट का अपमान करना। जब आपके ऊपर कोई ऐसे अटैक करता है तो कोशिश करें कि अपने ओपोनेंट के शब्दों को ही पॉजिटिव तरीके से बनाकर उसके सामने पेश करें। ऐसा आमतौर पर पॉलिटिशियन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई दोस्त आपको एक लिबरल हिप्पी बोलकर आप पर हमला कर रहा है तो आप इसके जवाब में पॉजिटिविटी लाने के लिए यह बोल दें कि अगर लोगों की केयर करने से आप लिबरल हैप्पी बन जाते हैं तो हाँ, आप लिबरल हैप्पी हैं। इससे होगा क्या कि आपका ओपोनेंट डिफेंसिव मोड में आ जाएगा और आपको भी आसानी से बहस से निकलने का मौका मिल जाएगा। अंत में यह भी ज़रूरी है कि आप खराब उदाहरण और टूटोलॉजी पर ध्यान दें। खराब उदाहरण को आसानी से पकड़ा जा सकता है क्योंकि अक्सर ऐसे उदाहरण बहस के मेन मुद्दे से हटके होते हैं। मान लीजिए एक माँ ने अखबार में किसी बच्चे के मोलेस्टेशन की खबर पढ़ी थी तो उसको लगने लगा कि उसके बच्चे का भी बाहर निकलना सेफ़ नहीं है। यहाँ पर वो माँ मोलेस्टेशन के मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय उस एक उदाहरण का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। अब बात करते हैं टूटोलॉजी की। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कहता है कि इस साल इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी क्योंकि उनके पास बेस्ट टीम मौजूद है। ऐसे स्टेटमेंट की वैल्यू न के बराबर है। इससे बेहतर है स्टेटमेंट यह हो सकता है कि कोई बोले इस साल इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी क्योंकि रवि शास्त्री अब एक अच्छे कोच बन चुके हैं। तो अगर आप ऐसे ही इन ट्रिक्स पर नज़र बनाए रखेंगे और उनको एरिस्टोटल के द्वारा दी गई टेक्निक के साथ कंबाइन करेंगे तो आप भी बहस को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। कुल मिलाकर बहस करना एक पुरानी कला है और इसका उद्देश्य लड़ाई करने से ज़्यादा अपने ओपोनेंट को परसुएट करना होता है। भाषण कला यानी कि रिटोरिक की कला में निपुण होने से आपका कम्युनिकेटर बेटर हो जाएगा और आप दूसरों को समझकर अपने ओपिनियन शेयर कर सकेंगे बिना अपने ओपोनेंट को अपसेट किए हुए। क्या करें? एरिस्टोटल के मुताबिक हर पॉइंट का एक दूसरा साइड भी होता है और जब कभी वह खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाते थे तब वो ऐसे रास्ते ढूंढते थे जिसकी मदद से वो चीज़ों को अपने पक्ष में ला सके। आमतौर पर ऐसा वो कंसेशन की मदद से करते थे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे कहती है कि अब आप दोनों साथ में कहीं बाहर नहीं जाते तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा समय बस मेरे साथ बिताओ और मैं तुम्हारे साथ, हमारे बीच में और कोई ना हो। इससे होगा क्या कि आपको समय मिल जाएगा यह तय करने के लिए कि किस रेस्टोरेंट में आप दोनों को डेट पर जाना चाहिए।